नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, 1 अप्रैल से नया पेंशन सत्र 2025-26 प्रारंभ होने जा रहा है। इस तारीख से पहले पेंशन लाभार्थियों को कुछ कार्य करना अनिवार्य कर दिए गए हैं। यदि आप 1 तारीख से पहले अपना यह कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, तो जो आपकी पेंशन है, हो सकता है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र ना की जाए और जो की पेंशन है, वह भी आपको प्राप्त नहीं होगी। तो क्या कार्य आपको करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे और कौन से वे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश राज्य के वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सरकार की तरफ से उनको एक बहुत बड़ी सौगात दे दी गई है। यहाँ पर आप लिखा है, पढ़ सकते हैं। 5 लाख और पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी योगी सरकार। पेंशन सहित कई योजनाओं के लिए भेजा 13,056 करोड़ के बजट का प्रस्ताव। 60 लाख को यानी कि 60 लाख बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग अभी देता है पेंशन। 1,000 रुपये के हिसाब से हर तीसरे महीने सरकार देती है बुजुर्गों को पेंशन, यानी कि 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सरकार पेंशन देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब ये तिमाही पेंशन सरकार बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है, तो तिमाही पेंशन हो जाती है 3,000 रुपये। जी हाँ, तिमाही पेंशन का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार लाभार्थियों को देती है। अब देखिए, हमारे पास ये है एक न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें लिखा है राज्य ब्यूरो जागरण, और यानी कि ये जागरण का एक न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें ये अपडेट निकल कर आया है। तो इसमें क्या अपडेट दिया गया है, थोड़ा सा जो मोटी मोटी हेडलाइंस है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी योजनाओं के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर जो वर्तमान में कितना आवंटन राशि मिल रहा है और जो बजट में प्रस्तावित जो करोड़ों में यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, एक स्कीम है अत्याचार उत्पीड़न योजना, वर्तमान में 300 रुपये हैं और प्रस्तावित जो है वह 330 है, जो कि करोड़ों में है। राज्य आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण 125 है और यहाँ पर 150 है। संत रविदास मिशन योजना यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है। सामुदायिक विकास केंद्र निर्माण यहाँ पर 50, यहाँ पर भी 50 ही है। अति पिछड़े वर्गों का एकीकृत विकास यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 57.68 है। किन्नर कल्याण योजना ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें वर्तमान में 1.70 है और ये भी 1.70 ही है। छात्रावास आश्रम पद्धति विद्यालयों की मरम्मत के लिए 125 और यहाँ पर 125 ही है। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम व अनुदान 100 है और यहाँ पर भी 100 ही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वृद्धा निर्माण ये 500 रुपये हैं और ये भी 500 रुपये, माफ़ कीजिएगा, जहाँ यहाँ पर 500 लिखे हैं, जो कि प्रस्तावित करोड़ों में हैं। यहाँ पर वृद्धाश्रम संचालन योजना में 60 है और यहाँ पर ये 66 यानी कि 66 है। तो ये सभी योजनाओं में जिसमें प्रस्तावित किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको कहा कि 1 अप्रैल 2025 की तारीख से जो पेंशन का नया सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें लिखा देखिए, बुजुर्गों की सहायता के लिए योगी सरकार वर्ष 2025-26 में 5 लाख और पात्रों को वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जो कि पेंशन सत्र शुरू होने वाला है, उसके अंतर्गत 5 लाख और पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी। अभी 60 लाख बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग प्रतिमाह 1,000 रुपये के हिसाब से हर तीसरे महीने पेंशन देती है। अब सरकार 65 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देगी। इसके लिए बजट 8,103 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। यानी कि जो 1 अप्रैल 2025 से नया पेंशन सत्र
जिसे आप 25-26 कह सकते हैं, ये प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस बार 60 लाख नहीं 65 लाख वृद्धावस्था लाभार्थियों को ये सरकार पेंशन का पैसा देगी। इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। देखिए, इसमें और भी अन्य जानकारी दी गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है उससे हमने आपको अवगत करा ही दिया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पूरा भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो और भी इसमें स्कीम के बारे में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर विवाह के लिए भी बताया गया है, अनुसूचित जातियों के लिए बताया गया है, विवाह योजना के बारे में जानकारी दी गई है, और भी देखिए सामूहिक विवाह योजना के बारे में अपडेट किया गया है। और यहाँ पर जो अन्य स्कीम है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। छात्रवृत्ति के लिए समाज कल्याण विभाग ने अपनी विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के लिए 1862 करोड़ रुपए अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव किए गए, यानी कि 2025-26 है, तो इसके लिए भी ये आवंटन किया गया है। तो यहाँ पर जो अन्य स्कीम अन्य चलाई गई है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये बजट में इसकी मांग की गई है, प्रस्तावित ये किया गया है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि जो नया पेंशन सत्र शुरू होने जा रहा है, उसके लिए क्या कार्य आपको करना है और किनको करना है, किनको नहीं करना। देखिए, अभी आपने देखा जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है उत्तर प्रदेश राज्य की, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले 60 लाख लाभार्थियों को ये पेंशन का पैसा दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 65 लाख सरकार ने कर दिया गया है। यानी कि जो पेंशन सत्र है 2025-26 ये प्रारंभ होने जा रहा है, और इसके अंतर्गत ही अब 60 नहीं 65 लाख लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का पैसा सरकार देने जा रही है। ठीक है। लेकिन जो बाकी हैं विकलांग और कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थी, या विधवा या तलाकशुदा पेंशन लाभार्थी, अब इसमें भी जो पेंशन अपनी बनवाना चाहते हैं वे बनवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे विकलांग हो, कुष्ठावस्था हो, विधवा महिला हो, या तलाकशुदा महिला, या फिर वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हो। यदि आप पेंशन बनवाना चाहते हैं तो यूपी पेंशन पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई सीएससी सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। यदि आपसे स्वयं से करना आता है तो आप स्वयं भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। लेकिन जो पुराने पेंशन लाभार्थी हैं, नए और पुराने पेंशन लाभार्थियों के लिए, सभी के लिए आज की यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आप अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपनी पेंशन बनवा लीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट भी बताएंगे। तो देखिए, बात कर रही हैं नए पेंशन सत्र की, जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रहा है, और इसी के अंतर्गत ही कुछ कार्य पेंशन लाभार्थियों को कराना अनिवार्य है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पुराने पेंशन लाभार्थियों के लिए, जो पहले से ही सरकार से पेंशन योजना का पैसा प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, उनके लिए सबसे पहले पेंशन लाभार्थी को अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने की आवश्यकता है। उन पेंशन लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड अपडेट कराने की आवश्यकता है जिनका आधार कार्ड 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन आधार कार्ड पुराना है, आधार कार्ड में कोई भी अपडेट नहीं कराया है। क्या अपडेट कराना है? सबसे पहले आपको अपने फ़ोटो को अपडेट कराना है, उसके बाद आपको अपने फिंगरप्रिंट को अपडेट कराना है। जैसे ये आपका अपडेट हो जाएगा, इसके बाद जो आधार कार्ड में गलतियां हो रही है उन गलतियों को आप ठीक कराइए। किसी के नाम में गलतियां मिलेगी, किसी की जन्मतिथि में गलतियां मिलेगी, तो इन गलतियों को आपको ठीक करा लेना है। अब जैसे ही आप अपने आधार कार्ड की ये सभी गलतियां ठीक करा लेंगे, इसके बाद जो दूसरा कार्य आपको करना है वह करना है अपनी पेंशन का ई-केवाईसी। जी हाँ, ये कार्य आपको कंप्लीट करना अनिवार्य है। तो देखिए, जैसे ही आप अपने पूरे आधार कार्ड को अपडेट करा लेंगे और आपका आधार कार्ड अपडेट होकर आपके पास आ जाएगा, उसके बाद अपने उस आधार कार्ड से आपको पेंशन का ई-केवाईसी कराना होगा। अब जैसे ही आप ऑनलाइन अपनी पेंशन का ई-केवाईसी कराएंगे, तो जो आपके आधार कार्ड आपने सही कराया था, ऑटोमेटिक डिटेल फैच होकर आपकी ई-केवाईसी में ये अपडेट हो जाएगी। जब ई-केवाईसी कराएंगे पेंशन का, तो जो गलती हो रही थी आपके आवेदन फार्म में वह सही हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आपको पेंशन का ई-केवाईसी कार्य करने के लिए बोला गया है। आधार कार्ड से ही करना है, और ये करने के लिए इसमें आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, और आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसकी आवश्यकता होगी। ओटीपी बेस्ड आप अपनी पेंशन का ई-केवाईसी कार्य पूरा कर पाएंगे। देखिए, 2 कार्य आपको समझ चुके हैं, बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। अब जो तीसरा कार्य है, तीसरा कार्य उन पेंशन लाभार्थियों को करना है जिनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि पेंशन का ई-केवाईसी कार्य पूरा है, आवेदन फार्म में कोई भी गलतियां नहीं है, तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों को एक बार अपनी ब्रांच में जाकर अपने बैंक, जो आपका बैंक है वहाँ पर आपको जाना है, अधिकारियों से मिलना है और ये पूछना है क्या आपके बैंक खाते से आपका एनपीसीआई मैपिंग है, क्या आपका आधार शेडिंग हो गया है, क्या आपका डीबीटी चालू है।
जी हाँ, केवल आपको ये पूछना है क्या हमारे बैंक खाते से क्या हमारा आधार शेडिंग पूरा है या अधूरा है। यदि ये पूरा नहीं है तो जो पैसा है पेंशन का आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सरकार डीबीटी बेस्ड पेमेंट करती है। आधार बेस्ड पेमेंट लाभार्थियों दे रही है, चाहे स्कॉलरशिप का पैसा हो, पेंशन का पैसा हो या फिर अन्य किसी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा हो, सभी को सरकार ज़्यादातर आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसलिए बोला जाता है कि आपके बैंक खाते से आपका आधार शेडिंग होना चाहिए, डीबीटी आपका चालू होना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये कार्य आपको करना है, जिसमें आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की और आपके बैंक की पासबुक की जो डिटेल है उसकी आवश्यकता होगी। तो ये अपने बैंक में जाकर ये कार्य आप पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए 3 कार्य हमने आपको बता दिए हैं, बात करते हैं अब चौथे कार्य के बारे में। चौथा कार्य उन पेंशन लाभार्थियों के लिए है जिसके आवेदन फार्म में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कुछ त्रुटि हो रही है या गलती आप कह सकते हैं हो रही है। किस प्रकार की गलतियाँ हैं? जैसे कि किसी के नाम में गलतियाँ हैं या किसी की जन्मतिथि में गलतियाँ हैं या किसी के एड्रेस में गलतियाँ हैं या फिर आप कह सकते हैं जो ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय जो आपने बैंक की डिटेल दी थी, हो सकता है अकाउंट नंबर में, एफएससी में, कोड में गलतियाँ हैं। तो ये गलतियाँ आपको अपडेट करा लेनी है, ठीक करा लेनी है। तो देखिए किसी न किसी प्रकार की जो आपके आवेदन फार्म में गलती हो रही है तो ये गलती आपकी ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन में जाकर सही होगी। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। प्रत्येक ज़िले में सरकार की तरफ से विकास भवन आप कह सकते हैं समाज कल्याण विभाग ये बना गया है, जिसमें अधिकारी बैठे होते हैं। तो आपके ज़िले के जितने भी विकलांग, कुष्ठ अवस्था, विधवा ये सभी पेंशन लाभार्थी हैं, तो इनका डेटा उन विकास भवन के या आप कह सकते हैं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के पास रहता है। तो वहाँ पर जाकर एक बार अपने आवेदन फार्म की गलतियों को आपको सही करा लेना है, ठीक करा लेना है और यदि कोई गलतियाँ होती हैं तो वहाँ से वे चेक कर आपको बता देंगे। डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, बैंक की पासबुक लेकर जानी है। हो सकता है तो 6 महीने की आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा कर भी लेकर चले जाइएगा। तो वहाँ पर चेक करके बताएंगे कि क्या गलतियाँ ये आपसे हो रही है और वह गलती आपको ठीक करानी है। जैसे ही ये सभी गलतियाँ इस प्रकार से आपकी ठीक हो जाएगी, तो जो आपकी रुकी पेंशन है एक साथ आपके बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, जो पुराने पेंशन लाभार्थी हैं और जिनकी अभी हाल ही में ही पेंशन बनी है, तो उनके सभी ई-केवाईसी कार्य पूरा होगा और सभी गलतियाँ जो हो रही है, यदि गलती हो रही है तो ठीक कर लीजिए, यदि गलती नहीं है तो उनकी पेंशन समय-समय से उनको मिलती रहेगी। देखिए जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं कि आवेदन करते समय उनको किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है दस्तावेज की। देखिए सबसे पहले आ जाता है आधार कार्ड, आवेदन करने वाले के आधार कार्ड, उनके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है बैंक की डिटेल, बैंक की पासबुक की आवश्यकता होने वाली है और इसमें यानी कि वृद्धावस्था प्रमाण पत्र, जिसे आयु प्रमाण पत्र आप कह सकते हैं, आयु प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है और डोमिसाइल। ये सभी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। ये सभी दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं। इसमें आयु प्रमाण पत्र भी मांगा गया है, वृद्धावस्था जिसको आप कह सकते हैं, ये प्रमाण पत्र इसमें लगना अनिवार्य है। अब देखिए बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य की विधवा महिलाएं या तलाकशुदा महिलाएं हैं, यदि वह ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं पेंशन बनवाने के लिए, तो देखिए जो विधवा महिलाएं हैं तो उनको यहाँ पर पति की मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यकता होने वाली है, आधार कार्ड की आवश्यकता, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इन सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है। जो तलाकशुदा महिला हैं उसमें तलाकशुदा का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और इसमें आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, इन सभी की आपको आवश्यकता होने वाली है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। जो विकलांग है, विकलांग के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इन सभी को इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है। देखिए यदि कोई विकलांग है तो विकलांगता सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, यदि कुष्ठ अवस्था है तो लेप्रोसी का चलेगा इसमें, और यदि कोई विधवा महिला है तो उनका पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, और इसमें यदि कोई तलाकशुदा है तो उनके लिए इसमें तलाकशुदा का प्रमाण पत्र लगाया जाएगा। और लगभग जो बाकी डॉक्यूमेंट है वे सभी के सेम ही हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ही हैं। यदि ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और देखिए जो कार्य हमने आपको करने के लिए बोला है, यदि आप ये कार्य नहीं करेंगे तो हो सकता है जो आपकी पेंशन है रुकी वह आपको प्राप्त नहीं होगी, और जिनकी पेंशन रुक रही है तो वह बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी।
जो नए पेंशन लाभार्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट के बारे में हमने आपको बता दिया है। 1 अप्रैल से ये नया पेंशन सत्र शुरू होने जा रहा है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है 2024-25 का ही है, जिसके अंतर्गत अभी तक लास्ट इंस्टॉलमेंट लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है, जिसको आप 4th किस्त भी कह सकते हैं। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हमें आपसे एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।